ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट। लॉज ऑफ मोशन में सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स पढ़ने के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल। वर्टिकल सर्किल होता क्या है, पहले हम ये समझ लें। जैसे इसका ये कोई सेंस नहीं है कि सर्कल अगर ऐसे है तो ये हॉरिजॉन्टल हो गई, सर्कल ऐसे है तो ये वर्टिकल हो गई, ये बात नहीं है। जैसे अब आप कुछ एग्जांपल्स लीजिए। जैसे अभी तक आपने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी थी वो हॉरिजॉन्टल सर्किल के लिए था। हॉरिजॉन्टल सर्किल में पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करती है, और जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उस सर्कुलर पाथ के सेंटर और उस पार्टिकल की पोजीशन में कुछ कनेक्टेड मीडियम नहीं है, मतलब कोई स्ट्रिंग जुड़ा हुआ नहीं है, वो फ्री होकर घूम रहा है। अब जैसे इसके एग्जांपल्स आप क्या ले सकते हो, जैसे प्लैनेटरी सिस्टम ले लो। सन इज रिवॉल्विंग, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। तो अगर अर्थ की पाथ को मैं ऑलमोस्ट सर्कुलर मान लूँ, जो कि होता नहीं है, परफेक्ट सर्कुलर भी नहीं है, परफेक्ट इलिप्टिकल भी नहीं है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, ये तीन जो प्लैनेट हैं इनके पाथ इलिप्टिकल भी नहीं होते हैं, परफेक्ट सर्कुलर भी नहीं होते, लेकिन हम सर्कुलर मान लेते हैं समझने के लिए। तो अगर ये सर्कुलर पाथ में ये प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं तो इनकी जो सर्कुलर मोशन है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। क्यों? क्योंकि अर्थ को सन से किसी चीज़ से बांध कर नहीं घुमाया जा रहा है, फ्री है, मीडियम नहीं है। वहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग वो मोशन चल रही है। उसी तरह से मान लो कोई एथलीट दौड़ रहा है ना, एक प्ले ग्राउंड में दौड़ रहा है जहाँ पर वो एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है। गेम्स होते हैं इस तरह के, ओलंपिक गेम्स भी होते हैं, तो वहाँ पे जब वो सर्कुलर पाथ पर रन कर रहा है तो सारे सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्किल हुआ वो, तो जो भी आपने पढ़ा था वो सारा हॉरिजॉन्टल सर्किल है। वर्टिकल सर्किल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, जब कोई चीज़ घूम रही है सर्कुलर पाथ पे तो उस बॉडी का सेंटर से जुड़ा हुआ होता है, एक फिक्स्ड होता है। जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है, जैसे मान लो आपका कोई भी व्हीकल ले लो, साइकिल, बाइक, कार, ट्रक, कुछ भी ज़मीन पे चलती है, उसके व्हील पे ध्यान दो। उसका व्हील में जो स्पोक लगे होते हैं वो सेंटर से उसके रिम तक जुड़ा होता है, ठीक है। तो वो जब घूमता है तो वो वर्टिकल सर्किल है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं ज़मीन में कोई खूंटा कर दिया और उसे रस्सी बांध कर दिया, और एक कोई जानवर, गाय, बैल, बकरी, कुछ भी है, उसके गले में वो रस्सी बंधी हुई है और वो है ना घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, घुमा रहा हूँ उसे, तो ये दिखेगा आपको हॉरिजॉन्टल, लेकिन चूंकि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो वो क्या हो गया, आपका वर्टिकल सर्किल हो गया। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर लैंड में जाएं तो एग्रीकल्चर लैंड में क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक हाइट पे है ना एक व्हील घूमता है, ऐसे कोई हाइट होती है उस पर व्हील घूमता है, और उस व्हील में क्या होता है ना, एक टीन का डब्बा लगा होता है, जैसे सरसों तेल का डब्बा होता है, ये लगा दिया जाता है ना। नीचे वाटर का सोर्स होता है, तो ये घूमता हुआ आएगा, इससे पानी उठाएगा और फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से पानी निकलेगा, दूर जाएगा, हमारे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा। तो इस चीज़ को ना यहाँ सर्किल से कनेक्ट किया रहता है, फिक्स किया रहता है, जिससे ये अपनी पोजीशन पे ही ऐसे घूमे, ठीक है। तो चूंकि स्ट्रिंग की कनेक्शन आ गई, जुड़ा हुआ है, बॉडी जब सर्कुलर पाथ पे घूम रही है और उसको स्ट्रिंग से सेंटर से कनेक्ट कर देंगे तो यही आपका वर्टिकल सर्किल है। तो इस वर्टिकल सर्किल में हमें समझना है कि क्या क्या इसके फोर्सेस हैं, है ना। इस टॉपिक में डिफरेंट पोजीशंस पे कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, कितने लगते हैं, वो सारे हमें स्टडी करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया आपको हॉरिजॉन्टल सर्किल क्या है, वर्टिकल सर्किल क्या है। तो मैंने यहाँ लिखा है टॉपिक नेम मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल। अब मान लीजिए ये आपका एक वर्टिकल सर्किल है, ठीक है, ये इसकी सेंटर हो गई। अब मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ एक स्ट्रिंग लिया जिसके एक एंड पे स्टोन बनी हुई है, थोड़ा हैवी स्टोन है, और वो इस तरह से है ना, यहाँ पे एक स्टोन बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये फिक्स किया हुआ है, इस जगह फिक्स कर दिया गया। तो ये एंड मूव नहीं करेगा, ये एंड मूव करेगा। तो स्ट्रिंग जब बिल्कुल ऐसे ही इसी जगह पर है, मान लो चलना शुरू नहीं की,
तो इस पॉइंट पे इसको हम क्या बोलेंगे, बॉटम पॉइंट। ये सर्किल का क्या हो गया, बॉटम पॉइंट हो गया, वर्टिकल सर्किल का ये बॉटम हो गया। और ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, आपकी टॉप वाली पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, तो वर्टिकल सर्किल में पहले दो पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं, एक बॉटम पॉइंट और एक टॉप पॉइंट। ठीक है, अब देखने वाली बात क्या है कि अगर मैं बॉटम को ही पहले समझने की कोशिश करूं और ये देखूं कि अभी बॉडी नहीं घूम रही है ना, ये जो स्टोन मैंने लिया है स्ट्रिंग से फिक्स किया हुआ है, तो ये बॉटम पोजीशन पर है, अभी ये मोशन में नहीं है, बस ये हैंग कर रहा है, ये एंड फिक्स्ड है। तो अब क्या होगा, स्ट्रिंग पूरी की पूरी टाइट हो जाएगी। किस वजह से टाइट होगी, इसका वेट नीचे लग रहा है, हैंग हो रहा है ये, इसका वेट हो गया mg डाउनवर्ड। ये वेट स्ट्रिंग को टाइट कर रहा है ना, स्ट्रिंग में इस टाइटनेस की वजह से टेंशन क्रिएट हो गई। वो टेंशन पेयर में होगा ऐसे। तो अभी इस कंडीशन पे हम क्या देखेंगे, जब बॉडी मोशन में नहीं है और इस पॉइंट का नाम अगर मैं टॉप पोजीशन का नाम दे दूं A, बॉटम पोजीशन का नाम दे दूं B और बॉडी मोशन में नहीं है, तो अभी क्या आपको दिखेगा, स्ट्रिंग में एक टेंशन है, ये टेंशन किसको बैलेंस करेगा, वेट को। क्यों, अगर मैं इस बॉडी का एक फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं, बॉडी को बाहर ले लिया, मतलब एबीडी बना रहे हैं, तो आप देखो कि इसका पहले वेट नीचे लगा और जो टेंशन यहाँ पेयर में लग रहा है ना, तो इस बॉडी पे लगने वाला टेंशन कौन होगा, इससे बाहर जाने वाला, अंदर की तरफ आने वाला नहीं। तो इसमें टेंशन दो दिख रहे हैं, एक बाहर जाने वाला और एक अंदर आने वाला। तो बाहर जाने वाला जो टेंशन है वही बॉडी पे लग रहा है और ये टेंशन एक्चुअली स्ट्रिंग में है। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस हैं इस मास पे। ठीक है, अभी मोशन में नहीं है, सिर्फ यही दो फोर्स है। अब क्या होगा, मान लीजिए ये घूमना शुरू कर दिया, ठीक है, इसमें कुछ स्पीड आ गई इस तरह से। अभी मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद इसके केसेस पढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैं स्पीड ले लिया v, जिससे बॉडी चलने लगी या सर्कुलर पाथ पे चलने लगा ऐसे। ठीक है, इस तरह से चलने लगा। तब आपको पता है कि सर्कुलर पाथ पे बने रहने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अगर मैं इनर्शियल फ्रेम में देखूँ, मतलब यहाँ पे अगर ग्राउंड में कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ये अगर मोशन को ऑब्जर्व करेगा तो ये क्या बोलेगा, सर्कुलर पाथ पे बने रहने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ मान लो L है ना, ये रेडियस भी हो जाएगा, स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वही इस सर्कुलर पाथ का रेडियस भी हो जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही है जिससे कि बॉडी घूम रही है। तो कौन सा फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट सेंटर की तरफ लगेगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, है ना, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया आपका, मान लो सेंटर की तरफ mv²/L, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने दिखाया। तो ये मैंने बताया आपको इनर्शियल फ्रेम से यही सारे फोर्सेस लग रहे हैं। अब मान लो मैं अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाऊं, वर्टिकल सर्किल के क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाना समझना ज़्यादा आसान होता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर कहाँ हो जाएगा, मान लो इसी स्टोन पे बैठा हुआ है, थोड़ी देर के लिए देख लो, तो ये क्या बोलेगा, एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये बोलेगा कि हमें एक सूडो फोर्स लग रहा है। मतलब जब ये घूम रहा होगा ना, तो इसको लगेगा कि हम बाहर चले जाएंगे, है ना। आप खुद देखो कि मान लो स्ट्रिंग की जगह कोई प्लेट है, रॉड है, कोई रॉड है, उसके एक किनारे पे कोई आदमी बैठ गया, वो ऑब्जर्वर हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम का। अब जब ये पूरा सिस्टम घूमेगा तो जो किनारे पे बैठा हुआ ये आदमी है, इसको क्या लगेगा, हम तो बाहर फेंका जाएंगे, जबकि उसको कोई धक्का दे नहीं रहा। तो उसको एक फील होगी कि हम बाहर चले जाएंगे, तो वो क्या होगा, उसको कस के पकड़ लेगा कि हम बाहर ना जाएं। मतलब इसको कंटिन्यूअसली बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है।
ये कौन सा फोर्स होगा? सूडो फोर्स, जो सर्कुलर पाथ पे कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब आप ये देखिए, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर मैं इस पूरे थ्योरी को अगर समझूंगा तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? हर पोजीशन पे जब ये बॉडी मूव करेगी ना, तो हर पोजीशन पे एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। ठीक है, और यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा? हर पोजीशन पे नेट फोर्स क्या हम लेंगे? 0। क्यों? नॉन इनर्शियल फ्रेम में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? T = mg प्लस mv²/L। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। बात समझ में आ गया? तो अब आपको बेसिक आइडिया लग गया कि जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मुझे मेनली बताना था कि इस तरह से होगा तो कैसे हम इक्वेशंस बनाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर जगह बाहर लगेगी और टेंशन पोजीशन के हिसाब से चेंज होगा, वेट हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, है ना? किसी भी पोजीशन में चले जाओ, वेट की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होगी। ठीक है, मतलब नीचे ग्राउंड की तरफ। फाइन, अब आप आ जाए, है ना? अभी मैं कोई इक्वेशन लिख नहीं रहा था, बस आपको आइडिया दे रहा था कि हमें इसमें करना क्या है। अब मेन चीज़ हम ये देखेंगे कि जब ये घूमना शुरू करेगा ना, तो इसमें बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? इस तरह से घूम रहा है, बॉडी घूम रही है, तो घूमते घूमते देखो जैसे ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा, बॉटम से जब वो टॉप की तरफ जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? घटेगी ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? स्पीड घटते घटते क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये वाला काफ़ी वीक हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो जब हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे, मतलब वर्टिकल सर्किल के टॉप पोजीशन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, उस टाइम हमारी वेलोसिटी घटती चली जाएगी और यहाँ पे कह सकते हो कि बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम क्यों होगा? अगर वेलोसिटी को हम मिनिमम नहीं करेंगे तो ये सर्कुलर पाथ बनेगा ही नहीं, है ना? मिनिमम कहने का मतलब होता है हर जगह वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब चेंज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है और वो चेंज घट रहा है। तो चेंज घटते घटते, है ना, मतलब इस तरह से चढ़ना है इसको। तो अगर जो चेंज हो रही है यहाँ पर, चेंज किसकी हो रही है? v की। तो ये चेंज घटती रहेगी। तो जब तक घटती रहेगी तो ये कर्व दिखता रहेगा आपको, है ना? लेकिन जैसे ही चेंज 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाने का मतलब क्या हो गया? कर्व अब बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, यूं सीधी लाइन ये शो करेगी कि चेंज 0 हो गया। ठीक है, तो वर्टिकल सर्किल पे बने रहने के लिए ज़रूरी है कि आइडियल मशीन में ये ज़रूरी है कि टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए? 0 या 0 की तरफ टेंड्स होना चाहिए, मतलब नेग्लिजिबल हो जाए, है ना? इतनी मिनिमम हो जाए जिससे कि ये फिर नीचे आ जाए, इसी पाथ पे चले। मतलब पूरा 0 नहीं भी हो तो यहाँ पे कुछ मिनिमम वेलोसिटी होगी, है ना? समझाने के लिए बताया था कि जब ये यहाँ से ऐसे थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट होगा तो उस टाइम वेलोसिटी 0 के आसपास हो या बिल्कुल मिनिमम हो जाए, है ना? तो कुछ मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पहुँचेगी टॉप पे, जो सर्कुलर पाथ पे बने रहने के लिए ज़रूरी है। तो हमें सबसे पहले ये पढ़ना होगा कि टॉप पे मिनिमम वेलोसिटी क्या हो जिससे बॉडी इसी सर्कुलर पाथ पे आए। तो बार बार अगर मुझे इसी सर्कुलर पाथ पे बॉडी को घुमाना है वर्टिकल सर्किल में, तो उसके लिए कुछ कंडीशन आएगी। पहली कंडीशन ये होगी कि टॉप पे कुछ मिनिमम वेलोसिटी हो जो हमें निकालना है। ठीक है, अब जैसे ही वेलोसिटी यहाँ टॉप पे मिनिमम होगी, उसके साथ एक और चीज़ होगा, स्ट्रिंग का टेंशन। जैसे बॉडी मान लो यहाँ पर अब ऐसी इस पोजीशन में है, स्ट्रिंग यहाँ से फिक्स है, कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे मैंने बताया था वेट नीचे लग रहा है, यहाँ भी आपका वेट नीचे लगेगा। ठीक है, वेट तो ग्राउंड पे परपेंडिकुलर होता है ना, तो इस जगह और इस जगह डिफरेंस क्या मिलेगा मुझे? जैसे ही आप बॉटम पे आओगे तो वेट नीचे लगने से स्ट्रिंग पूरी टाइट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वेट नीचे लगने से ये स्ट्रिंग जो है टाइट नहीं होगा, स्ट्रिंग स्लाइड मतलब स्लैक करने लगेगी, है ना? तो स्लैक कब होगा? इसकी ये चीज़ कब घटेगी? लेंथ मतलब ये स्ट्रिंग है ऐसे खड़ी होनी चाहिए,
ये स्ट्रिंग हो सकता है ऐसे झूल जाए, तो झूल जाएगा तो क्या होगा, बॉडी जैसे मान लो ऐसे चल रही है, ऐसे हो जाएगी, तो वर्टिकल सर्किल में तो बना नहीं, पाथ चेंज हो गया। तो ये कब होगा, जब टेंशन आपका निगेटिव हो जाए, तब ये पॉसिबल है। तो हमें ये कंडीशन प्रोवाइड नहीं करनी है। इसका मतलब ये है कि वर्टिकल सर्किल बने रहे, इसके लिए हम क्या मान के चलेंगे कि एक तो टॉप पे कुछ मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए, है ना, बिल्कुल जीरो नहीं होनी चाहिए। ये मिनिमम वेलोसिटी कुछ होगी तो टेंशन हम मान लेते हैं उस टाइम जीरो होना चाहिए, मतलब टेंशन स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी रहे, घटे नहीं। तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट बने रहने के लिए जो मिनिमम टेंशन होगा ना, उसी मिनिमम टेंशन से यहाँ मुझे मिनिमम वेलोसिटी मिलेगी। तो ये दोनों कंडीशन हमारा फुलफिल होगा जिससे कि वर्टिकल सर्किल बनने लगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये मान लेते हैं आइडियल कंडीशन में कि टॉप पे टेंशन जीरो होगा और इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी मिनिमम होगी। ठीक है, चला दिया। तो अब आप ये समझो कि मैंने आपको क्या बोला कि वर्टिकल सर्किल कंप्लीटली बना रहे, बार बार वो वर्टिकल सर्किल का लूप बना रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि टॉप पोजीशन पे टेंशन जीरो हो, और टेंशन जब जीरो हो तो उस टाइम बॉडी में कुछ वेलोसिटी भी होनी चाहिए, वो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन फुलफिल होगी तो वर्टिकल सर्किल हमारा कंप्लीट लूप लेता रहेगा, कंटिन्यूसली वो लूप बनता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ये हमारा था बेसिक रिक्वायरमेंट समझने के लिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल टॉप पोजीशन से। ठीक है, ये हमारा वर्टिकल सर्किल है, इसका इस टाइम मान लो पहले मैं टॉप पोजीशन ए को कंसिडर करता हूँ कि एट टॉप ऑफ वर्टिकल सर्किल, एट टॉप ऑफ वर्टिकल सर्किल। तो इस पॉइंट मान लो इस तरह से वेलोसिटी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ये हम मान लेते हैं मिनिमम वेलोसिटी है, वी मिनिमम। ठीक है, ये पॉइंट पे नॉन इनर्शियल फ्रेम में डील कर रहे हैं, तो एक तो वेट नीचे लगा, इस बॉडी पे लगने वाला टेंशन भी नीचे लगेगा, और ये टेंशन हम लगभग क्या मान लेते हैं, जीरो। तो एट टॉप ऑफ वर्टिकल सर्किल टेंशन इज जीरो, वेलोसिटी इज वी मिनिमम। अब इस मिनिमम वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका एम वी मिनिमम स्क्वायर डिवाइड बाय एल। ठीक है, यही फोर्सेस हैं। तो ये वर्टिकल सर्किल के टॉप पोजीशन की बात की जाए तो वहाँ पर आपको फोर्सेस क्या दिखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई एल, यहाँ जो वी होगा वो वी मिनिमम हो गया। ए पे हम टेंशन जीरो ले रहे हैं क्योंकि उसी के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी मिनिमम आ रही है। ये कंडीशन होगी वर्टिकल सर्किल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अगर टेंशन कुछ ज़्यादा निगेटिव हो गया तो फिर वर्टिकल सर्किल नहीं बना रहेगा। अगर टेंशन पॉजिटिव रहा, ज़्यादा रहा, तो वेलोसिटी मिनिमम रहेगी। हो सकता है कि पार्टिकल घूमते घूमते किसी और पाथ पे चला जाए, एक ही जगह वर्टिकल सर्किल ना हो। तो ये सब सारी चीज़ें आइडियली या प्रैक्टिकली कह लो, ये कंडीशन आ गया टॉप के लिए। तो अब टॉप पोजीशन पे हमारा एफबीडी अगर हम बनाएं तो क्या दिखेगा मुझे, वेट डाउनवर्ड, अब टेंशन तो है नहीं, ऊपर फोर्स आपका एम वी स्क्वायर बाई एल, और ये मिनिमम फोर्स है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम डील कर रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर। बराबर होने से नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका, जीरो, है ना। तो जैसे ही नेट फोर्स जीरो होगा हम इक्वेशन क्या लिख देंगे, हमारा इक्वेशन अब आ जाएगा एम वी मिनिमम स्क्वायर बाय एल, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है,
ये इज लेस देन इक्वल टू mg। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था आपको कि टॉप पोजीशन पे, मतलब वर्टिकल सर्किल का जो टॉप है ना, एट टॉप पोजीशन, वहाँ पे हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, एट टॉप। ठीक है, पहली चीज एम वी मिनिमम स्क्वायर बाय एल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और फ्री बॉडी डायग्राम से ये किसके बराबर होना चाहिए, एम जी का। अब सिर्फ बराबर लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, आप ये देखो, अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो ये फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बॉडी को बाहर ऐसे ले जाएगा, दूसरे पाथ पे ले जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बराबर हो जैसे यहाँ पे लिखा है, तो हो सकता है कि ये चले, इसी वर्टिकल पाथ पे चले, या कुछ गड़बड़ हो सकता है। लेकिन एक्यूरेट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर भी हो या कम हो, है ना। ऐसे आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेस देन इक्वल टू mg, मतलब mg वाला फोर्स कंपोनेंट ज़्यादा होना चाहिए, ये फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, तभी उसको इसी पाथ पे घुमाएगा। अगर ये थोड़ा भी बड़ा हो गया तो इसको जाने नहीं देगा, इस पाथ पे नहीं रहने देगा। ठीक है, तो टॉप पे हमारी ये आइडियल कंडीशन बनती है। ठीक, अभी एम कट जाएगा तो हम यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, v मिनिमम स्क्वायर बाय एल इज लेस देन इक्वल टू g। ठीक, अब हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, v मिनिमम स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एल जी, है ना। तो v मिनिमम क्या आया आपका, इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट एल जी। एल क्या हो गया आपका, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, है ना। और अगर रेडियस मान ली जाए, है ना, इस लेंथ को अगर रेडियस मान ली जाए जनरल कंडीशन के लिए, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इफ एल इज इक्वल टू आर, तो v मिनिमम हम क्या लिखेंगे, इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी। तो ये इक्वेशन कहाँ का आया, वर्टिकल सर्किल के टॉप पे, वर्टिकल सर्किल के टॉप पे। इसका मतलब ये है कि ये जो भी मिनिमम वैल्यू है, उस इस मिनिमम का भी मैक्सिमम क्या होगा, इक्वल टू में अंडर रूट आर जी, है ना। मतलब अगर मैं मिनिमम वेलोसिटी की बात करूं, सॉरी टॉप पे मैक्सिमम की बात करूं, है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी एट टॉप, मैक्सिमम वेलोसिटी एट टॉप अगर मैं बात करूं, जो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, वो क्या होगा, v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी या अंडर रूट एल जी, है ना, जो भी है। मतलब देखो यहाँ से मैक्सिमम हो गया, या तो मैक्सिमम हो या इससे कम हो, है ना। तो अब आप इसको मैक्सिमम वर्ड बोलिए या मिनिमम बोलिए, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकल सर्किल को मेंटेन करने के लिए टॉप पे मैक्सिमम इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए लूप, है ना, वो ये हो या इससे कम हो। तो मैक्सिमम और मिनिमम में एक्चुअल कन्फ्यूज़न होता है, वो आपको कंसीडर करना है कि आप क्या वर्ड देना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मिनिमम दो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप मिनिमम मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने में वेलोसिटी घट रही है ना, तो घटते हुए ये वेलोसिटी मिनिमम ही होनी चाहिए। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि मैक्सिमम ना लिखी जाए, हम क्या लिखें, मिनिमम वेलोसिटी required at top of vertical circle, at top of
वर्टिकल सर्किल, है ना, वो कितना हो जाएगा आपका इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी या फिर एल जी, है ना, जैसे आपको समझ में आए, दोनों रेडियस ही है। तो यहाँ चूंकि मैंने स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया था इसलिए एल लिया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जनरली वर्टिकल सर्किल में सर्किल की रेडियस जो होगी वो एल ही आपका आर है। तो ये इतना तो होना चाहिए, या इससे कम भी हो तो चलेगा। बात समझ में आया? चलिए, तो टॉप वाली पोजीशन समझ में आ गई आपको। तो आप लिमिट कह लीजिए कि टॉप पे जो लिमिट होगी स्पीड की वो अंडर रूट आर जी ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो वर्टिकल सर्किल मेंटेन नहीं होगा, बॉडी बाहर चली जाएगी, उस पाथ पे नहीं होगी, कहीं और हो जाएगी। फाइन। तो टॉप पोजीशन समझ में आ गया आपको। और टॉप पे टेंशन तो मैंने बता दिया कि वो आपको 0 लेना है जिससे कि वेलोसिटी मिनिमम हो। तो टॉप पोजीशन पे टेंशन 0 मानेंगे आइडियल कंडीशन में, और आपकी मिनिमम वेलोसिटी इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी हो, और इस मिनिमम का जो मैक्सिमम होगा वो अंडर रूट आर जी होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फाइन। चलिए, नॉन इनर्शियल से ही हम डील कर रहे हैं। आप भी जब वर्टिकल सर्किल के क्वेश्चन बनाओ तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही बनाओ, उसमें आपकी इक्वेशन गलत नहीं होगी। अब आ जाइए बॉटम पे। एट बॉटम ऑफ वर्टिकल सर्किल, ठीक है। बॉटम पे क्या होगा, देखो जैसे स्ट्रिंग जब ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आएगी तो इसको वापस चढ़ने के लिए यहाँ पे कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, है ना। ऐसे आते समय वेलोसिटी बढ़ेगा, है ना, जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ऐसे आते हुए वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते कहाँ बढ़ेगी, मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम का भी लिमिट होना चाहिए ना, कि कितना मैक्सिमम हो। इतना मैक्सिमम नहीं हो कि फिर वो इस पाथ को छोड़ दे, कहीं और चला जाए। तो यहाँ जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इसका भी कुछ लिमिट होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, कि ये मैक्सिमम हो तो कितना मैक्सिमम हो जिससे कि ये इसी वर्टिकल सर्किल पे बना रहे, इसी वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे बना रहे। बात समझ में आ रहा है? तो मुझे ये वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए जिसको मैंने यहाँ पर v माना है, ठीक। तो जैसे ही बॉडी यहाँ पर आएगी तो इस वक्त इसकी वेट नीचे लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा और टेंशन ऊपर लगेगा। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम हमारा ऐसे दिख रहा है, mg डाउनवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड। नॉन इनर्शियल में बना रहे हैं तो सारी फोर्सेस बैलेंस हो जाएगी, टोटल इनवर्ड टोटल डाउनवर्ड, नेट फोर्स 0। तो हम यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, mg प्लस mv स्क्वायर बाई एल इज इक्वल टू टी, है ना। मान लो ये सेकेंड इक्वेशन है, और जो पीछे जो मैंने इक्वेशन लिखा था ना, v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट एल जी अंडर रूट आर जी, उसको आप इक्वेशन 1 कर दो, पीछे वहाँ पे 1 लिख दो, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है कि मुझे ये वेलोसिटी निकालने के लिए टेंशन की वैल्यू चाहिए, है ना, ठीक है। या अगर हम वेलोसिटी निकाल लें कि बॉटम पे वेलोसिटी कितनी हो तो टेंशन निकल जाएगा। समझ में आने की बात? तो हम क्या करते हैं, पहले वेलोसिटी निकालते हैं, बॉटम पे वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो अब जैसा कि आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि एनर्जी कंजर्व होती है, तो जैसे ही बॉडी ए से बी पे आएगी तो हम लिखेंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी कंजर्व्ड होगा। एनर्जी कंजर्व क्यों होगा? क्योंकि मोशन जो हो रहा है वो ग्रेविटी के अलॉन्ग हो रहा है। ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर सिस्टम में इन्वॉल्व है तो हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहने का मतलब क्या होता है, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी।
अब ए की जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ठीक है, तो अगर आपने इस लाइन को बॉटम बना दिया है तो बॉटम मतलब यही ग्राउंड हो गया आपका, है ना। अगर इस बॉटम को ही मैं ग्राउंड मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो जब बॉडी ग्राउंड पे आ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। तो फिर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पर, ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी मिनिमम स्क्वायर। ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच। यहाँ पे मुझे एच लिखनी है, तो एच क्या होगा, ग्राउंड से इस पॉइंट की हाइट। तो कितनी हाइट हो जाएगी, यहाँ से यहाँ आर, रेडियस मतलब एल, फिर एल, तो 2L हो गया। अगर आप आर यूज़ करेंगे तो 2R हो जाएगा। ठीक, मुझे ये वाली वेलोसिटी चाहिए बॉटम की, तो वो यहाँ से आएगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी हाफ एम वी स्क्वायर, इसको मैंने वी माना हुआ है ना, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये मैंने क्या लिखा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके एनर्जी इक्वेशन लिख डाली। ठीक है, आप लोग नोट कर रहे हैं। मुझे यहाँ से v निकालना है और मुझे v मिनिमम पता है। फर्स्ट इक्वेशन जो था उसमें v मिनिमम क्या था आपका, √RG या √LG। तो जैसे ही हम यहाँ वैल्यू डालेंगे हाफ m, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, √LG का होल स्क्वायर, मतलब ये सिर्फ LG रह गया, या GL यूजिंग 1 से मैंने इसको यहाँ पे वैल्यू डाली है। ये हो गया आपका 2mgl और ये हो गया आपका हाफ mv स्क्वायर। ठीक, अब देखो अगर मैं यहाँ से m कॉमन ले लूँ, ये m इधर से m कॉमन आया और इधर m मल्टीपल में, तो ये m चला गया सारा आपका। ठीक है, तो फिर इक्वेशन आपको क्या दिखेगी यहाँ पर, ये हो जाएगा GL/2 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2GL इज इक्वल टू v²/2, है ना। ये आ गया। अब अगर आप यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 = 4 1 5 है ना। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 5GL/2 इज इक्वल टू v²/2। ठीक है, फिर ये 2 2 कट जाएगा, तो कहने का मतलब मुझे यहाँ पर इक्वेशन क्या मिलेगा, v² इज इक्वल टू 5GL, है ना। मतलब इससे मुझे v क्या मिला, √5GL, या अगर आप r यूज़ करेंगे तो v क्या हो जाएगा आपका, √5RG। तो ये जो स्पीड आ रही है ना, ये स्पीड कहाँ की आ रही है, वर्टिकल सर्किल को मेंटेन करने के लिए बॉटम पे इतना वेलोसिटी चाहिए। तो ये वेलोसिटी यहाँ के लिए मिनिमम वेलोसिटी हो गई, यहाँ की भी मिनिमम हो गई, है ना। या आप इसको मैक्सिमम भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है। मतलब इतना वेलोसिटी तो चाहिए जिससे कि वो ऊपर चढ़े। बात समझ में आया, ठीक। तो वेलोसिटी एट बॉटम, सो वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी required to complete a vertical circle is √5RG और √5LG। इसको आप इक्वेशन 3 कर दो, ये वेलोसिटी आपकी आ गई। अब ये वेलोसिटी अगर मैं यहाँ रख दूँ इक्वेशन 2 में, तो मुझे बॉटम का टेंशन मिल जाएगा, है ना। टेंशन एट बॉटम मतलब टेंशन एट पॉइंट बी, टेंशन एट पॉइंट बी। तो कैसे करेंगे, वैल्यू डालिए, ये 6 mg आएगा। इस टॉपिक के जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है आपको। आपको जिस कंसेप्ट से मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, इसी कंसेप्ट को एफबीडी बना करके ही न्यूमेरिकल बनाएंगे। ये नहीं कि हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिए, ठीक है।
तो जब न्यूमेरिकल बनाना हो तो इस कंसेप्ट को फॉलो करना है आपको। FBD से फोर्स इक्वेशन बनाना है, फिर एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लगानी है, उसके बाद न्यूमेरिकल बनेगा। फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे। तो mg प्लस m/l और v स्क्वायर, तो v स्क्वायर क्या है आपका 5gl इक्वल टू TB है ना, LL गया तो 5mg प्लस mg क्या आ गया 6mg, तो टेंशन एट बॉटम आ गया 6mg है ना। तो ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है, अगर वर्टिकल सर्किल के टॉप पे टेंशन आपने 0 लिया तो बॉटम पे टेंशन कितना हो जाएगा 6mg। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ टेंशन दे रखा है तब यहाँ का टेंशन आपका 6mg नहीं होगा, तो कैसे कैलकुलेट होगा, फिर सारे इक्वेशन बनाने पड़ेंगे न्यूमेरिकल बनाने समय, जैसे मैंने अभी किया है। FBD बनाओ, फिर फोर्स इक्वेशन लिखो, फिर एनर्जी इक्वेशन लिखो, यही 2 इक्वेशन लिखने से आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, तो ये 6mg कब आया, जब टॉप पे आपने टेंशन 0 लिया हुआ है। ये इक्वेशन हो गया 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो टॉप और बॉटम हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं सेंट्रल पोजीशन ले लूं, है ना, सेंट्रल पोजीशन मतलब ये वाली लाइन है ना, ये सेंट्रल पोजीशन जो है ना, ये पॉइंट का नाम दे दो ABC और इसका नाम दे दो D। C और D दोनों सेम पोजीशन में, ग्राउंड से सेम हाइट पे है। तो यहाँ चढ़ते हुए स्पीड ये V, अगर मान लीजिए V डैश है, VC है, VC है ना, तो यहाँ उतरते समय भी वेलोसिटी VC ही होगा। क्यों, सेम हाइट पे वेलोसिटी जो जाते हुए होगी वही लौटते हुए भी होगी, ये आपको काइनेमेटिक्स में मैंने पढ़ाया था। तो दोनों पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, डायरेक्शन अलग होगा, एक ऊपर चढ़ रहा है और एक नीचे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेट किधर लगेगा, नीचे, यहाँ भी वेट किधर लगेगा, नीचे। तो एट C और D है ना, वेट तो नीचे ही लगेगा, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन इक्वल और अपोजिट है। ठीक, लेकिन सही है, समझ में आ रहा है। टेंशन यहाँ पर इस तरह लगेगा सेंटर की तरफ, टेंशन तो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखें, ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, तो ये बताएगा कि बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है mv_c²/L। यहाँ भी आपको वो ऑब्जर्वर बोलेगा कि टेंशन इस तरफ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। ठीक है, तो टेंशन एट C मतलब सेंट्रल पोजीशन, तो टेंशन एट सेंट्रल पोजीशन आपकी आ गई mv_c²/L। क्या इक्वेशन 5, 4 पता नहीं, मैं 5 लिख देता हूँ। ठीक है, ये टेंशन हो गया। अब इस टेंशन 3mg आएगी, लेकिन कैलकुलेट करना है मुझे, तो ये वैल्यू आएगा कैसे, VC हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करें, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। FBD से तो फोर्स बैलेंस किया है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है नहीं, एक ही फोर्स mg लग रही है, ऊपर वेलोसिटी है, तो मैंने फोर्स बैलेंस कर दिया। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, तो एनर्जी कंजर्वेशन आप कहाँ से लगाना चाह रहे हो, ये वेलोसिटी तो सेम है ना, तो टॉप से यहाँ के लिए लगाओ या फिर ग्राउंड से यहाँ के लिए लगाओ, बात बराबर ही है। तो मान लो मैं ग्राउंड से बॉटम टू सेंटर जा रहा है ना, बॉटम टू सेंटर जा रहा हूँ, सेंट्रल पोजीशन जा रहा हूँ, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो टोटल एनर्जी एट B इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट C। तो B पे काइनेटिक एनर्जी प्लस B की पोटेंशियल एनर्जी, C की काइनेटिक एनर्जी प्लस C की पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे एनर्जी इक्वेशन आई। काइनेटिक एनर्जी एट B क्या हो जाएगा, हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी एट B 0 चूंकि ये ग्राउंड लेवल है। काइनेटिक एनर्जी एट C आपकी हाफ mv² हो गई, VC², पोटेंशियल एनर्जी एट C
मतलब यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, तो mg और h क्या होगा आपका L, है ना। ग्राउंड से ये हाइट कितनी है आपकी, L ही तो है, ठीक। अब क्या आएगा इक्वेशन, हाफ एम वी स्क्वायर, देखो m m m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी एल। मुझे ये निकालना है, और ये वैल्यू बॉटम वाली हमें पता है कितना है, √5 GL आया था v का, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5GL बाई 2, और यहाँ एलसीएम ले लो 2, तो ये हो जाएगा वी सी स्क्वायर प्लस 2GL, है ना। ये 2 चला गया, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, तो वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5GL में 2GL माइनस हो जाएगा, मतलब 3GL, तो वी सी मुझे निकल के आ गई √3GL, या वी सी जो है आपका कितना आ गया, सेंट्रल पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी आ रही है, √3GL, या ये हो जाएगा √3RG, है ना। L को R बना दिया रेडियस, तो वर्टिकल सर्किल पे वेलोसिटी √3RG होगी, लेकिन मैंने लेंथ का एग्जांपल लिया, स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया था, तो रेडियस हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है। अब टेंशन इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे टेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये जो हमारा फोर्स इक्वेशन है, इसमें VC की वैल्यू डाल दो, क्या होगा, इसका इक्वेशन नंबर 6 हो गया, है ना। तो फ्रॉम 5 and 6 टेंशन एट सेंट्रल पोजीशन इज m/L VC स्क्वायर 3GL, L कट गया 3mg, है ना। ये आपके इक्वेशन आ गए। तो वर्टिकल सर्किल के डिफरेंट मेन पोजीशन पे मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी क्या होगी और टेंशन क्या होगा। तो इन सारी जो वैल्यूज आई है ना, उसके लिए यहाँ पर एक एजम्पशंस था। एजम्पशंस क्या था, यहाँ पे हमने टेंशन को 0 किया, उसके बाद ही ये सारे इक्वेशंस वैलिड हो रहे हैं। तो जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो अगर यहाँ पे ध्यान देना होगा कि इस जगह क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर यहाँ टेंशन 0 दी हुई है, जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, तब तो ये वैलिड है। अदरवाइज आपको तब आप फॉर्मूले लगा सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर वर्टिकल सर्किल के टॉप पे 0 नहीं दिया हुआ टेंशन, तो फिर आप ये सारे फॉर्मूले नहीं बना सकते। ये सिर्फ समझने के लिए था कि डायनामिक्स क्या होती है, हम ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट कैसे करते हैं। कंसेप्ट क्या था इसमें, आपको एबीडी बनाना है, फोर्स इक्वेशन, फिर एनर्जी इक्वेशन, फिर उन दोनों को रिलेट करके आपको जो निकालना है या जो पूछा गया वो आप बनाएं, ठीक है। यही है वर्टिकल सर्किट। अब इसमें एक जनरल अगर मैं बना दूं, जनरल कंडीशन, ये तो एक स्टैंडर्ड कंडीशंस थी। जनरल कंडीशन क्या हो जाएगी, मान लो मैं किसी भी एक पॉइंट पे चला जाऊं एट एनी पोजीशन, मान लीजिए ये वर्टिकल सर्किल है, सेंटर ये आ गया, है ना, और इसकी रेडियस है r। तो ये मान लो ये वर्टिकल सर्किल, ये रेडियस जो लेंथ है वो रेडियस ही मान लिया मैंने। अब बॉडी यहाँ पर है ना, ये किसी पोजीशन पे है। तो अगर मैं ये देखूं कि ये सेंटर से ये वर्टिकल लाइन हो गई, तो बॉडी जो है वर्टिकल से, वर्टिकल डायमीटर से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक। अब इस पोजीशन में मान लो ये कोई पोजीशन है पॉइंट P, ठीक है। यहाँ पर
देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। तो एफबीडी जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनेगा, वेट किस तरफ, डाउनवर्ड, ठीक है। ये स्ट्रिंग है तो टेंशन आपका इस तरफ काम करेगा, ये हो गया टेंशन। सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो सेंटर से बाहर की तरफ होगा, तो इस सेंटर वाली लाइन से सीधा ऐसे बाहर जाएंगे तो ये आपका ये जो डायरेक्शन हुआ किसका हो गया। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे चलते हुए इस टाइम इस तरफ वेलोसिटी है v, ठीक है, तो ये हो गया आपका mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही इसको बना रहे हैं, मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम नहीं ले रहा, मतलब यहाँ पर P पॉइंट पे नेट फोर्स हम 0 करेंगे, ठीक है। सारे फोर्सेस हमने बना लिए, वर्टिकल सर्किल है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, यहाँ पे मुझे नेट फोर्स 0 करना है। तो अब आप देखो कि mg जो है तीनों फोर्स 3 डायरेक्शन में है ना, तो मुझे यहाँ पर एक रेफरेंस फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो मान लो मैं ऐसे बना दूँ x एक्सिस और ऐसे बना दूँ y एक्सिस। अब इस फ्रेम को अगर मैं यहाँ सेट करूँ तो x एक्सिस पे ये दिखेगा mv²/r, टेंशन भी दिखेगा, लेकिन वेट नहीं दिख रहा, वेट आपको ऐसे आ जाता हुआ दिख रहा है ना, ये वेट है। तो मुझे x और y में किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, वेट को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये वाली लाइन है ना, जैसे ये y के डायरेक्शन में आ गई, y डैश हो गया, और ये वाली लाइन ये किधर चला गया, x डैश, है ना। तो इस वेट का एक कंपोनेंट y डैश पे आएगा, मतलब इस तरफ, और इस वेट का एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, x डैश की तरफ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आप देखो ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, है ना। यहाँ से अगर मैं ऐसे खींच दूँ ऐसे समझने के लिए, तो ये दोनों पैरेलल लाइन होगा, तो पैरेलल लाइन है और ये ऐसे आ रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, ठीक। अब देखिए इधर थीटा ये mg है, तो इस तरफ क्या आ गया आपका mg cos थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा आपका mg sin थीटा, ठीक है। कहने का मतलब अब आप देखो, जब हम फोर्स बैलेंस करेंगे इस सेंटर वाले लाइन के अलॉन्ग, तो मुझे वेट का एक कंपोनेंट इधर मिल गया, ये चीज़ तो यहाँ पे कोई फोर्स है नहीं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम में बना रहे सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, अंदर वाले और बाहर वाले इक्वल हो जाएंगे। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो होगी P प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन बना लिया, फोर्थ इक्वेशन हो गया। बात समझ में आया, ठीक है। अब अगर मुझे v निकालनी है ना, मान लो क्वेश्चन में v निकालना है, तो अब आप देखो यहाँ से यहाँ का एनर्जी रिलेट करो, जैसे ये t इधर है ना, इस पॉइंट को अगर मैं ऐसे ड्रॉप कर दूं, एक लाइन खींच दूं परपेंडिकुलर यहाँ से, है ना, और ये सेंट्रल वाली पोजीशन ऐसे बना दो रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन खींच दिया, ठीक है। तो अब बात आती है ना कि आप एनर्जी कहाँ से कहाँ कंजर्व करना चाह रहे हो, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन से बना सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, या फिर मैं इधर से बना सकता है एनर्जी कंजर्वेशन। तो रेफरेंस लाइन हमारी जिधर से होगी उधर से हम एनर्जी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे टोटल एनर्जी, यहाँ की टोटल एनर्जी बराबर होगी, तो इसके बाद हमें एनर्जी इक्वेशन करना होगा, ठीक है। तो फिर हम न्यूमेरिकल बना लेंगे। अब ये एनर्जी इक्वेशन क्वेश्चन में जो डेटा होता है ना, उससे बनाना ज़्यादा आसान है, समझना ज़्यादा आसान है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ये भी रेफरेंस लाइन हो सकती है या फिर ये भी हो सकती है, ठीक है। अगर हम ये रेफरेंस लाइन लेंगे तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, है ना, कितनी, ये वाली हाइट चाहिए,
तो अगर ये r है, यहाँ रेडियस है, तो ये हाइट, ये वाली हाइट के बराबर होगी। यहाँ से यहाँ आपका पूरा r है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये r है, ये थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा आपका r cos थीटा। ठीक है, तो जब हम P पॉइंट पे इस रेफरेंस लाइन को लेकर के एनर्जी कंजर्व करेंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी एट P लिखेंगे हम mg r cos थीटा, मतलब ये रेफरेंस से हमारा ग्राउंड ये हो गया। या अगर मैं इस रेफरेंस को लूँ तब क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक r और है, तो अगर रेफरेंस लाइन बदलती है इसके हिसाब से तब पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो जाएगी mg, अब h की जगह आ जाएगा r प्लस r cos थीटा। समझ में आ रहा है? तो ये सब डिपेंड करेगा कि आप न्यूमेरिकल कैसे बनाएं। तो मैंने जनरल कंडीशन बताया, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, तो एक जनरल कंडीशन ये था जिसमें पार्टिकल वर्टिकल सर्किल पे चल रही है, और ये एग्जांपल क्या था आपका, स्टोन बंधा हुआ है सेंटर से, वर्टिकल सर्किल है। ठीक है, चलिए, तो जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल बनाएंगे बनेगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जैसे बता देंगे कि एक स्फेरिकल बॉल है, बाउल समझते हैं ना, बाउल, स्फेरिकल बाउल है, ये कटोरा है, मतलब ये सरफेस है और इसमें फ्रिक्शन हो गई, तो बॉल ऐसे रोल कर रही है। कोई बॉल यहाँ से रिलीज हुई, रोल करने लग गई, तो रोल करते हुए जब बॉल मान लो यहाँ पहुँच गई, है ना, इसका सेंटर ये है, ये वाला सेंटर है, तो इससे इस लाइन को मिला। अब से अगर नॉन इनर्शियल में बनाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगी, देखिए, है ना, इस तरफ वेलोसिटी हो गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा mv²/r। आपको समझ में आया मैंने कैसे बनाया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटर को मिलाने वाली लाइन से बाहर। अब चूंकि ये सरफेस है, यहाँ पे कुछ कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी वर्टिकल सर्किल है, चूंकि सरफेस पे चल रहा है ना, तो यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा बाहर की तरफ, ये, ठीक। फिर इसकी वेट नीचे लगेगी, है ना, बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे मान लो कुछ एंगल दिया हो थीटा, यही एंगल यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वेट की दो कंपोनेंट हो जाएगी, एक किस तरफ mg sin थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा एक और mg cos थीटा। तो इस तरह से फोर्सेस आइडेंटिफाई करते चले जाएंगे। फिर अगर मान लीजिए फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन भी सरफेस में है, तो वो फ्रिक्शन किधर लगेगा आपका, ठीक है। तो फ्रिक्शन ऐसे नहीं लगेगी, वो क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से लगेगा। अगर मैं ये मान लूँ कि यहाँ पर फ्रिक्शन ही है जो इसको सर्कुलर पाथ पे बना रहा है, तो फिर फ्रिक्शन का पाथ जो है सेंटर की तरफ लग जाएगा। अगर ऐसा है क्वेश्चन में दिया हुआ कि फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल फोर्स है सर्कुलर मोशन बनाने के लिए, तो फिर फ्रिक्शन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ हो जाएगी, है ना। ये चीज़ें ना कल के क्लास के बाद क्लियर होगी आपको, इसलिए इसको भी रहने दो। कल हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक। तो कल आपको समझ में आएगा कि ये फ्रिक्शन अंदर की तरफ क्यों गया।